अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल वाले लेक्चर में कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम क्लियर? अच्छा, उसी कोई आगे कर लें या नया प्रोजेक्ट बना लें? हाँ, बना लेते हैं। HTML। ओके, तो कल हम लोगों ने लास्ट टाइम जहाँ पे अपना लेक्चर एंड किया था वो थे ऑपरेटर्स। अच्छा, ऑपरेटर्स में हम लोगों ने सबसे पहले ऑपरेटर पढ़ा था असाइनमेंट ऑपरेटर, जो वेरिएबल सिंगल इक्वल टू, जो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर कोई एक वैल्यू असाइन करनी है, उसके लिए जो हमारे पास ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है वो सिंगल इक्वल टू है और उसका हमने नाम दिया है असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, उसके बाद आगे बेसिक फोर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फिर हम लोगों ने इनको डिस्कस किया कि ये आगे कैसे वर्क करेंगे, और इनके वर्क करने का तरीका है कि जी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अच्छा, अब इसके बाद एक और हमारे पास आ जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, वो है मॉडुलस। अच्छा, मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस आपको बताता है रिमाइंडर। लेट से मुझे करना है 5/2, इसका बनेगा 5। और अगर हम डिवीजन में लिखना चाहें तो नॉर्मली 2 2 4 और 1 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब जो डिवीजन वाला है ना, जो हमारे पास यहाँ पे दो ऑपरेटर आ गए, एक स्लैश और एक परसेंटेज का साइन। स्लैश को हम लोग बोलते हैं डिवीजन, तो जो डिवीजन है वो हमें ये वाली वैल्यू बताएगी। और जो मॉडुलस है वो हमें ये बताएगा कि रिमाइंडर क्या है। फॉर एग्जाम्पल अब हम करके देख लेते हैं कि where the result 5 is equal to नंबर 2। यहाँ पे नहीं है, लेट्स से मैं कहता हूँ 13 मॉडुलस 3। कंसोल लॉग रिजल्ट 5 बनाने के लिए सबसे पहले तो TSC डैश डैश वॉच, ताकि साथ साथ ट्रांसलेट होता रहे, और यहाँ लाइव करें। और ये मेरे ब्राउज़र में ओपन, राइट क्लिक करके सेट और कंसोल। अच्छा, मैंने यहाँ से सेटिंग में जाके
ये डॉक साइट सेपरेट की हुई है। अब मेरा गूगल क्रोम अलहदा ओपन है और ये जो डेवलपमेंट के टूल है ये अलग ओपन। आप लोगों के बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ख्याल साइड पर इस तरह से शो हो रहे होंगे, एक तरफ ये और एक तरफ। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कैसे लेके चले। ये आ गया जी मॉडुलस 1। कैसे आया? हम लोगों ने 13 को डिवाइड किया 3 पे, तो नॉर्मली 3 4 12, तो एक रिमाइंडर बच गया। इसी तरह अगर हम लोग इसे 17 कर देते हैं तो 2 3 5 15 और आ जाएगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ लेट्स से 9, अब हमारे पास रिमाइंडर 8 आ गया। 9 1 9, 9 2 18, 18 बड़ा हो जाएगा, एक वाली वैल्यू रखो। तो अब हमें ये पता चल गया कि भाई मॉडुलस किस काम आ रहा है और डिवीजन का क्या काम। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एक पावर फैक्टर के 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब एंड सो ऑन। उसके लिए हमारे पास जो है वो है डबल स्टेप, where result 6 number is equal to 2 double static और control dot log power value पावर 8। 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब का बनेगा अगर हम इसे करें 2 क्यूब इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जार 4 एंड 4 2 जार 8। अच्छा, ये तो थे हमारे पास बेसिक जो मैथमेटिक्स के ऑपरेशन हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉडुलस और पावर वाला। अब परसेंटेज निकालनी है तो उसका हमें फार्मूला बनाना आता है। तो फार्मूला कैसे बनेगा? where percent sorry where is equal to obtained marks divided by total marks और ऑल मल्टीप्लाई बाय, ये परसेंटेज निकालने का फार्मूला। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट हम लोग फार्मूलाज बनाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, सॉरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। लेट सॉरी फॉर नाम लेट से हम लोग रख देते हैं num3 और इसकी वैल्यू हम इसे कर देते हैं 10। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग नॉर्मल भी बात करें तो इंक्रीमेंट का मतलब है कि वैल्यू ऊपर जाना। अगर किसी की सैलरी का इंक्रीमेंट लगा तो उसका मतलब उसकी सैलरी बढ़ गई है, सो ऑन। अब हम उसको करेंगे तो num3 प्लस प्लस। अब इंक्रीमेंट का हमारे पास सिंबल क्या है? प्लस प्लस और माइनस माइनस डिक्रीमेंट। num3 प्लस प्लस का क्या मतलब है कि नंबर 3 में एक ऐड कर। अब ये दो स्टेप्स को काम कर रहे हैं। अब करने के लिए तो हम लोग ये भी कर सकते थे कि 10 + 1, लेकिन ये जो हमारा काम है जो नंबर 3 प्लस प्लस कर रहा है वो क्या करेगा? वो सबसे पहले 10 + 1 करेगा, ये जो भी वैल्यू है उसमें एक ऐड करेगा और फिर उसी वेरिएबल को अपडेट भी कर देगा जिसके साथ हम लोगों ने एडिशन लगाई।
मतलब num3 पहले था 10, तो अब वो 11 हो गया। मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। सॉरी, डॉट लॉग नम, बस 11, उसने उसमें एक ऐड कर दिया और उसी वैल्यू को अपडेट भी कर दी। नंबर 3 प्लस प्लस ने उसे ऐड भी किया है और उसी वेरिएबल को अपडेट भी कर दिया। अब इसी तरह नंबर प्लस प्लस नंबर 3, अब एक और इंक्रीमेंट हो जाए। मतलब यहां से हुआ, पहले जब वेरिएबल स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो वैल्यू उस जो नंबर 3 वाला डब्बा रैम में रिजर्व हुआ था उसमें वैल्यू गई 10। फिर नंबर 3 प्लस प्लस चला तो 11, और प्लस प्लस नंबर 3 चला तो 12। अब अगर हम इसको अलग अलग भी प्रिंट करवा के देखें तो नंबर 3 पहले 10 है, फिर 11 होगा, फिर 12 होगा। अच्छा, इसी तरह द सेम गोज विद डिक्रीमेंट ऑपरेटर। 2 माइनस बाद में भी लग सकते हैं, पहले भी लग सकते हैं। लेट्स से नंबर 3 माइनस माइनस, और नंबर 3 माइनस माइनस करने के बाद 11, उससे पहले था 12, तो एक माइनस हो जाएगा। इसी तरह अब पहले और बाद वाले में एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। अब ये हम लोगों को सीखना है कि क्या डिफरेंस है, फिर उसकी हम प्रैक्टिस भी करते हैं। अब हमें ये तो पता लग गया कि भाई 2 स्टेप्स हो रहे हैं। सबसे पहला एक हो रही है एडिशन एक नंबर की, या सब्ट्रैक्शन। अगर इंक्रीमेंट है तो एडिशन, और डिक्रीमेंट है तो सब्ट्रैक्शन हो रही है। और जो दूसरा स्टेप है, जो वैल्यू आ रही है, जो इसका रिस्पॉन्स आएगा, सुनो, और इसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा। लेट्स से यहाँ पर 11 आ रहा है, कहीं 12 आएगा, कहीं 100 आएगा, कहीं 99 आएगा, तो नंबर विल चेंज, तो मैं उसको रिस्पॉन्स का नाम दे रहा हूँ। और दूसरा स्टेप में ये हो रहा है कि जो वाले वेरिएबल है, लेट्स से नंबर 3, उसकी वैल्यू वैल्यू अपडेट हो रही है, जो भी रिस्पॉन्स आया वो उसमें जाके सेव हो रहा है। ये 2 स्टेप हो रहे हैं। पहले वैल्यू वैल्यू अब पहले एक वैल्यू ऐड या माइनस हो रही है, वो आपको सिंपल देख के पता चल जाएगा। अगर प्लस है तो ऐड हो रही है, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो रही है। और अगर हम लोगों ने रिस्पॉन्स, उसके बाद रिस्पॉन्स वाला जो भी रिस्पॉन्स है ऐड या माइनस होने के बाद, वो उस वाले वेरिएबल में जाके अपडेट हो रहा है, या उस डब्बे में जो जगह रिजर्व थी, जो वैल्यू पड़ी थी, उसको हम अपडेट कर रहे हैं। अब अगर बाद में प्लस प्लस लगा है, तो बाद में ये जाके अपडेट हो, सॉरी, बाद में लगा है तो बाद में ये वाली वैल्यू अपडेट हो। और अगर पहले है तो पहले ऐड या माइनस हो। फॉर एग्जाम्पल, बार रिजल्ट 7 इज इक्वल टू नंबर, अब हमने समझना है कि हुआ क्या है। यहाँ तक तो हमें क्लियर है। सबसे पहले 10 वेरिएबल में सेव करवाया, 11 हो गया, एक और ऐड किया, 12 हो गया,
12 तक प्रिंट करवा लिया, फिर हमने एक माइनस चला दिया और 11 हो गया। फिर उसके बाद हमने चलाया एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर जिसके पहले माइनस लगाया। तो इसका मतलब है कि भाई पहले वैल्यू अपडेट होगी फिर वेरिएबल में सेव होगी। पहले जो नंबर 3 की वैल्यू है वो अपडेट होगी, मतलब इसमें पहले डिक्रीमेंट होगा फिर इस रिजल्ट 7 में आके सेव होगा। पहले माइनस हुआ 11 और फिर सेव हुआ। बाद में है अगर माइनस, तो पहले वैल्यू सेव होगी बाद में माइनस होगा। अब वैल्यू क्या थी यहाँ पर माइनस होने के बाद 10, तो उसने यहाँ पर 10 सेव किया बाद में माइनस किया। अब बाद में माइनस किया है या नहीं वो साथ चेक कर लेते हैं। कोमा नंबर, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 10 वैल्यू, क्यों? क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर हमें कुछ समझना है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भाई ये मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट्स खत्म कर देता हूँ ताकि कॉम्प्लेक्सिटी कम। अब हम इसका रिस्पॉन्स एक दफ़ा देख लेते हैं, 9998। अब हम इसे समझते हैं कि ये हुआ कैसे। सबसे पहले 10, 10 में से माइनस माइनस लगाया, पहले वैल्यू से पहले माइनस लगा, वैल्यू से पहले माइनस लगाया तो क्या हुआ कि भाई पहले वैल्यू अपडेट हुई फिर रिजल्ट में सेव हो। पहले वैल्यू अपडेट होने का क्या मतलब है कि भाई दो स्टेप्स होने, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन किया कि दो स्टेप होने, या वैल्यू अपडेट होनी है और जो दूसरा स्टेप है वो किसी एक वेरिएबल में जाके वैल्यू स्टोर करवाना। अब इसकी तरतीब मैटर करती है कि माइनस या प्लस वाले जो सिंबल है वो आपने शुरू में लगाए हैं या एंड पे लगाए। अगर पहले लगाए हैं तो पहले वैल्यू अपडेट होगी, बाद में लगाए हैं तो बाद में वैल्यू अपडेट होगी। वेरिएबल में सेव होनी ही होनी, दोनों स्टेप होने ही होने हैं, लेकिन तरतीब का फर्क आ जाएगा। अगर आपके माइनस पहले लगे हैं तो पहले अपडेट हो जाएगी, माइनस बाद में है तो बाद में अपडेट। अब अगर मैं इसको नंबर 3 माइनस माइनस पहले लगा, पहले 10 से 9 हुआ और 9 आके इस वेरिएबल में सेव हो गया। तो उसने बताया कि भाई अब आपका रिजल्ट 7, पहले रिजल्ट 7 प्रिंट करवाया, रिजल्ट 7 9 और नंबर 3 भी 9। उसके बाद मैंने क्या किया कि दोबारा रिजल्ट 8 में सेव करवाते वक्त माइनस बाद में लगा दिया। अब पहले वैल्यू सेव होगी बाद में अपडेट होगी। तो अब क्या हुआ कि जी भाई उसने कहा कि जो 9 वैल्यू थी ना वो मैंने उठा के रिजल्ट 8 में सेव कर दी है। अब मैं माइनस माइनस करता हूँ, क्या मतलब 9 में से 1 माइनस करूंगा तो 8 आ जाएगा। अब रिजल्ट 8 9 है, क्यों? क्योंकि पहले 9 वाली वैल्यू उसमें जाके सेट होगी और अब उसने बाद में जब माइनस माइनस वाला काम किया है तो यहाँ पर 8 आ। क्लियर है यहाँ तक? नंबर 3 वेरिएबल है ना, ये अभी करना है, टेंशन ना लो। मुझे ये बताओ कि कंसेप्ट क्लियर है, कि कुछ समझ आया है? इसमें नहीं आया, इसमें अभी हम समझ लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कर लेते हैं, कोई मसला। अब दो तरह से, या इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट का भी मतलब पता है, डिक्रीमेंट का भी मतलब पता है। अब हमें इस झंझट में नहीं पड़ना कि भाई इंक्रीमेंट की बात हो रही है डिक्रीमेंट की बात हो रही है। अब हमारा जो पेन पॉइंट है वो ये है कि भाई माइनस या प्लस पहले लगे हैं या बाद में लगे हैं। अगर पहले लगे हैं तो क्या फर्क है, अगर बाद में लगे हैं तो क्या फर्क है? अच्छा, अगर तो वेरिएबल है एक,
फिर कोई फर्क नहीं। मसलन नंबर 3 प्लस प्लस और प्लस प्लस नंबर 3। अब यहाँ पर प्लस प्लस चाहे पहले लग जाए बाद में लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैल्यू तो अपडेट होनी ही होनी है। फर्क कब पड़ेगा? जब एक तीसरा या एक दूसरा वेरिएबल आए, एक नया वेरिएबल आए जिसके अंदर हमें वैल्यू सेट करनी। अब हम लोग कहते हैं कि वेर न्यू वेरिएबल, जब एक नया वेरिएबल आए अब फर्क पड़ेगा। अब वो फर्क क्या पड़ेगा कि भाई अगर मैं पहले लगा रहा हूं, अगर मैं पहले लगा रहा हूं तो वो अपडेट हो जाएगा पहले, और अगर मैं बाद में लगाता हूं वेर न्यू वेरिएबल 2 इज इक्वल टू नम, बात वही नहीं है, बात वही है, लग रही है। अब अगर हम प्लस प्लस पहले एक दफा पहले भी करके देख लेते हैं, अब रिस्पॉन्स क्या आ रहे हैं दोनों, ये न्यू वेरिएबल का और न्यू वेरिएबल 2 का 11 11 सेम है। अब मैं ये जो लास्ट वाले प्लस प्लस हैं इन्हें एंड से रिमूव करके शुरू में लगाता हूँ 11, बात बदल गई। अब हमारे पास एक वेरिएबल है नंबर 3, और रैम का मैं कुछ पोर्शन ड्रा कर रहा हूँ। नंबर 3 वेरिएबल बनाया और वो किसी रैम में किसी भी जगह पे आके वो सेव हो गया। लेट्स से इसकी वैल्यू थी 10 और इस डब्बे में आके वैल्यू सेव हुई 10। अब जब नंबर 3 के साथ मैंने प्लस प्लस लगाया है ना, तो इस 10 ने तो 11 होना ही होना, ये पक्की बात कि ये वाला जो 10 है ये 11 होगा ही। फिर मैंने एक और स्टेटमेंट बनाई कि भाई वेरिएबल न्यू वेरिएबल, कि भाई जाके रैम में जगह रिजर्व करो। अब हमारे पास एक न्यू वेरिएबल बन गया, उसने जाके रैम में जगह रिजर्व कर ली। अब मसला ये है कि इसमें वैल्यू कब सेव होनी, 11 होने से पहले या 11 होने के बाद। अगर ऑपरेटर बाद में लगे हैं तो ये वाला काम बाद में होगा, अगर ऑपरेटर पहले लगे हैं तो यहाँ पे पहले वैल्यू आ जाए प्लस होने से। अच्छा जी, वेरिएबल वेल 1, या हम लोग नाम दे लेते हैं सिंपल a इज इक्वल टू 10 और वेर b इज इक्वल टू लेट्स से 20। a की वैल्यू
11 हो गए। अब नहीं ऐड हो गया ना, 2 ऐड कर दिए, 2 दफा इंक्रीमेंट ऑपरेटर लग गए, 12 हो गए। अब हम इसे प्रिंट करवा के देख लेते हैं। 12 आ गए। मैं ऊपर वाले कमेंट कर देता हूँ ताकि ये ऊपर वाले जो अननेसेसरी वैल्यूज हम ना आए, और अब वही देख। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि भाई बी की वैल्यू है, ये चलो थोड़ा सा और ट्रिकी करते हैं इसी को। अब क्या प्रिंट होगा, 12 या 13? 11 कैसे, 11 वाले कौन है भाई, ये पहले तो मुझे 11 कैसे होगा, ऐड कर रहे हैं ना, तो 12 तो पहले ही है, या 12 रहेगा या 13 होगा। 12, क्योंकि बाद में लगा, अगर बाद में तो फिर बाद में प्लस होना है, पहले बाकी काम होंगे, प्लस वाला काम बाद में, प्रिंट होने के बाद हो गया। अब अगर मैं इसको प्रिंट होने के बाद अब यहाँ पे एक और कंसोल लगा दूं, ए, अब थे क्यों, क्योंकि पहले प्रिंट हुआ फिर ऐड हो गए, ऐड होकर रैम में सेव हो गया, शो नहीं, क्यों शो उसने पहले कर दिया। अब दोनों जगह 13 आ जाएगा। इसी तरह माइनस करके बाद में या पहले, अब वो माइनस है तो एक वैल्यू कम हो जाएगी। अब अगर तो पहले आ रहे प्लस तो उसे, या माइनस तो उसे हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट, बाद वाले को पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट, टेक्निकल लैंग्वेज। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। अच्छा जी, वेर कॉन्स सॉरी इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 0, क्या आंसर आएगा? 0 वाले हाथ खड़े करो। ए की वैल्यू आएगी, क्यों? मैथ के रोल, क्योंकि इसने चलना है सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लीकेशन होगी सबसे पहले, तो ये वाले 2 नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 10 कैसे ऐड हो गया भाई, 10 कैसे हुआ? प्लस प्लस हुए ना ऊपर 2, 12 आएगा, ए की वैल्यू आएगी। पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, ये दो वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी, फिर जो रिस्पॉन्स आएगा यानी 0, ए प्लस 0 12 प्लस 0। अब ए की ये इक्कीस 23 आएगा। 23 कैसे हो गया?
अब 23 ऐसे हुआ 10 11 12, 12 में से 10 गए, 2 बचा। तो यहाँ पे कोई मसला नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, या अगर हमने वहां पे भी करना है तो ये प्लस प्लस पहले है, तो इसका मतलब है कि 20 से 21 पहले होगा, माइनस वाला काम बाद में। 21 माइनस 10 11, 11 जमा 12, सही। वो अब सॉरी, रिस्पॉन्स में डाल दें, रिस्पॉन्स कोई नहीं, रिस्पॉन्स भी कर लेते हैं। अच्छा जी, माइनस क्या आएगा, लिख लें कोई मसला नहीं। फोर्टी थ्री आ रहा है। फोर्टी फोर आ रहा है। अब हम निकाल लेते हैं 44 कैसे आया जी। यहाँ तक तो 12 है ना, ए 12 हो गए। एक माइनस बाद में होगा क्योंकि माइनस माइनस बाद में लगे हैं। 12 वैल्यू सेम, 12 प्लस 21 33। 22, 42 है। 42 कैसे आ गया, 21 है, ठीक है। नहीं नहीं, एक मिनट में देखने दो। 12 प्लस 21 33, जी जी। नहीं, अगर माइनस, एक मिनट। अच्छा जी, यहाँ पे था 12, 33 आ गया, माइनस 11, -10। यहाँ पर जब ये वाला फंक्शन परफॉर्म हुआ पहले, हम इसको ब्रेक डाउन करें तो, अच्छा जी, ए प्लस प्लस सबसे पहले ए माइनस माइनस हुआ, 12 प्लस 21 33 माइनस। अच्छा, अब इसके साथ जब ये स्टेप हुआ तो 12 की वैल्यू होगी 11 और बी की वैल्यू 21, क्योंकि पहले प्लस प्लस है। अब ये 33 था, तो 33 माइनस 10,
क्योंकि 11 से फिर अब ऐड और सब्ट्रैक्ट होने से पहले माइनस होगा। और अब यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू स्टिल 21। कौन सी? ट्वेंटी थ्री, सॉरी, प्लस बी जो 21 है, 44। क्या आंसर आएगा? क्या हुआ? थर्टी वन ही आएगा। अब वो सबसे पहले 12, सॉरी 11, 12, 11, 10, तो ये तो आ गया 10। तो बी के साथ एक प्लस प्लस था तो 21, 10 प्लस 21 और 30। तो समझ आई पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है और प्री इंक्रीमेंट क्या है। और मैं अच्छा इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, सिर्फ इस कंसोल को कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें। अच्छा, अब इसके बाद एक डाटा टाइप आती है जिसे हम बुलियन बोलते हैं, बुलियन। बाकी के ऑपरेटर्स हम इसके बाद पढ़ते हैं। बुलियन डाटा टाइप का मतलब है कि भाई सही या गलत, दरमियान में कोई वैल्यू नहीं, ट्रू या फॉल्स। मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, हाँ या ना? ना। 6 बजे होती है, मतलब इसी तरह कि मैं ये काम करूंगा, हाँ या ना। मैं सुबह क्लास लेने जाऊंगा, हाँ या ना। सुबह वाली यूनिवर्सिटी के देखते हैं। खैर, अब जो बुलियन है उसमें सिर्फ दो ही वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, ट्रू या फॉल्स। तीसरी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे स्ट्रिंग में हमने पढ़ा ना कि ए से लेके जेड तक पहले 26 कैरेक्टर स्मॉल, फिर 26 कैपिटल, फिर आगे वर्ड, सेंटेंसेस, जो मर्जी हम लोग वैल्यू लगा रहे हैं। इसी तरह फिर हम लोगों ने पढ़ा नंबर्स में जो मर्जी वैल्यू लगा इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, जीरो से, बल्कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन बुलियन में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि हम दो ही वैल्यू सेट कर सकते हैं, या ट्रू या फॉल्स, दरमियान में कोई वैल्यू। वेर इज लेट्स से इज बाई कॉर्नर, अब या ट्रू है या फॉल्स। अब अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊंगा तो पाइथन कर करके हमें गंदी आदत लग गई है। ट्रू, और इसी तरह अगर हम फॉल्स कर देंगे, फॉल्स। अच्छा, ट्रू और फॉल्स वैल्यूज ये हमें विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखनी है, क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं, ये एक अलग डाटा टाइप है बुलियन। जो स्ट्रिंग है वो हमें बताते वक्त लिखना है, जब भी हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं वो इन्वर्टेड कॉमा या बैकटिक से शुरू हो। इन्वर्टेड कॉमा में भी सिंगल या डबल डिपेंड करता है। अच्छा, अब बुलियन डाटा टाइप यूज कहाँ पे होती है? जब कहीं पे कंडीशन लगानी, इफ कंडीशन लगा लें या कोई भी कंडीशन लगानी है, वहां पे हम लोग बुलियन डाटा टाइप यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर टर्न ऑन टर्न ऑफ की
एग्जांपल हो सकती है, या हम लोग कह देते हैं कि भाई अगर ईमेल और पासवर्ड मैच कर गया है तो इसे होम पेज पे रीडायरेक्ट कर दो, वरना एक एरर शो कर दो कि इनकरेक्ट पासवर्ड या ईमेल। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। जैसे दराज के सेलर डैशबोर्ड पे आप जा सकते हो। अगर आपका जो स्टेटस है वहाँ पे सेलर सेट हुआ हुआ है तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ों के ऊपर एक्सेस होगी कि आप प्राइस चेंज कर सकते हो, चीज़ें चेंज कर सकते हो, एज अ कस्टमर नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हम इन कंडीशन बेस पे चेक कर रहे हैं कि क्या ये सही है या गलत है। चल, अब हमारे पास डाटा टाइप आ गई बुलियन। आगे हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास आते हैं, क्या ये वैल्यू बराबर, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल है, या ग्रेटर देन, या नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल। दोनों में फर्क है, इसी तरह इक्वल में भी फर्क है, वो भी हम देखते हैं कि अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब पूरी स्टेटमेंट में कहीं पर भी लॉजिकल ऑपरेटर आ जाए तो उसका रिस्पॉन्स हमेशा बुलियन ही है। अब वो हम लोग देखते हैं कि कैसे। वेर वैल्यू 1 इज इक्वल टू 21, वेर वैल्यू 2 इज इक्वल, अच्छा जी, वेर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू वेल 1 इज डबल इक्वल टू वेल 2, और ट्रू। 21 के इक्वल है या नहीं, उसने कहा है। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है एक स्ट्रिंग है, एक नंबर है। अब ये मसला है, अब इस मसले को हल करने के लिए हम एक इक्वल टू बढ़ा देंगे, फॉल्स। तो दो इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को चेक करेगा, सिंगल तो फिर असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा, वो वैल्यू असाइन कर देगा। डबल में है कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेक करेगा। ट्रिपल इक्वल टू में है कि भाई वो वैल्यू भी चेक करेगा और डाटा टाइप भी चेक करेगा, पूरा वेरिएबल चेक करेगा कि भाई उसकी डाटा टाइप क्या है, और अगर डाटा टाइप और वैल्यू दोनों सेम हो फिर वो आगे मूव करेगा, अदरवाइज वहीं पे रोक देगा। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू, सिंगल सॉरी डबल इक्वल टू में सिर्फ वैल्यू, ट्रिपल इक्वल टू में टाइप। इसी तरह लेस देन आ गया कि भाई लेस देन, अब हम नंबर कर लेते हैं कि भाई वेर वेल 3 इज इक्वल टू 23। मैं अभी यहाँ पे कहता हूँ वेर 3 इज लेस देन, उसने कहा जी फॉल्स, वेल 3 स्मॉल नहीं है, वेल 2। हम लोग पूछ लेते हैं जी ग्रेटर है, यस ग्रेटर है, लेस देन इक्वल में से कोई है, फॉल्स। इसी तरह ट्रू, नॉट इक्वल, ये दोनों वाली वैल्यूज इक्वल नहीं है। सिंगल में भी वो चेक करके वो वैल्यू बता देगा। सिंगल इक्वल से एक्सक्लेमेशन मार्क और सिंगल इक्वल टू का मतलब है कि वैल्यू चेक कर, और डबल इक्वल टू का मतलब है कि डेटा टाइप भी चेक कर। जैसे सिंपल इक्वल टू में है कि अगर डबल इक्वल टू आ रहा है तो वो सिर्फ वैल्यू चेक करेगा, और ट्रिपल इक्वल टू में वो
डाटा टाइप भी चेक करेगा। नंबर नहीं इक्वल, अगर मैं आप ये कहते हो कि वो फॉल्स कह रहे हैं, कहता है कि भाई ये इक्वल है। और एंड और नॉट, अब इनका बनता है ट्रुथ टेबल, वो अब हम लोग बना लेते हैं। अच्छा जी, ए बी, ए और बी, ए एंड बी, और नॉट ऑफ लेट्स से। तो ए या ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, ट्रू है या फॉल्स है। इसी तरह बी भी या ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी तो ये है कि भाई दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि भाई ए ट्रू बी फॉल्स, या ए फॉल्स बी ट्रू। इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी, या दोनों ट्रू दोनों। अब ये चार ही पॉसिबिलिटी है, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स और फॉल्स। अच्छा, और क्या कहता है कि भाई अगर कोई एक वैल्यू भी ट्रू है तो सारे ट्रू हैं, ट्रू, ये फॉल्स है। अब बी कहता है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स। ट्रू, ये आ गया नोट। नोट कहता है कि भाई जो है मैं उसको उल्ट कर दूंगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू। वो लास्ट वाली वैल्यू लेगा और उसको अपडेट कर देगा। नहीं नहीं, और ऑपरेटर पे नहीं चलेगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ ए का लिया तो वो ए वाली वैल्यू को लेगा। अब ये भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की इसके साथ भी खेलते हैं, मजा आएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास वैल्यू आ गई है। मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। ओके, वैल्यू वन, वैल्यू टू, और वेर रिस्पॉन्स, और इसके डाटा टाइप हम लोग अभी के लिए कुछ भी डिफाइन नहीं करें।
अच्छा जी, इज इक्वल टू वैल 1 मल्टीप्लाई बाय वैल 2 डिवाइडेड बाय टेन प्लस 92 माइनस 100। क्या आंसर आएगा? गलत। गलत। ट्रू आएगा। इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, जहां पर भी लॉजिकल ऑपरेटर आ जाएगा ट्रू आएगा। जहां पर भी लॉजिकल ऑपरेटर आ गया उसका आंसर बुलियन में आना है, या ट्रू या फॉल्स। अब ये वाली सारी जितनी भी वैल्यूज है, अब इसका या रिस्पॉन्स 0 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, ये अब हमें डिसाइड करना है। वो अब बड़ा आ रहा है तो ट्रू है, और अगर छोटा आ रहा है तो फॉल्स है। बड़ा आ रहा है, ट्रू है। अच्छा। वैल्यू 1, ठीक है, ओके। फॉल्स आएगा। ट्रू है। अब ये हम समझते हैं कैसे। सबसे पहले कार्ड निकाल लें, अटेंडेंस हो जाए साथ साथ हम लोग ये काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास आ गया वैल्यू 1। वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 इज समथिंग अराउंड 44 हो गया। अच्छा, 44 प्लस -8, क्योंकि 100 में से -8 आ गया। 44 -8 मान जाएगा
36। 36 ग्रेटर देन 0 है, यस। इतने हिस्से का 2 आ गया। कोई क्वेश्चन है क्या? अच्छा, इतने हिस्से का ट्रू आ गया। वैल्यू 1 प्लस प्लस, वो बाद में है तो इसलिए अभी को वैल्यू में चेंज बाद में बिल्कुल सही है, 22 हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए 21 प्लस 23 44। 44 लेस देन है, नहीं सॉरी, 21 माइनस 2 आएगा, क्योंकि वैल्यू 2 बड़ी। -2 क्या लेस देन है 0 से? ट्रू, फॉल्स। अब ये वाला हिस्सा है, इतना हिस्सा फॉल्स, और इससे पहला और क्या कहता है कि भाई एक भी ट्रू है तो ट्रू है। रेस्पॉन्सिव इक्वल टू वैल 1। क्वेश्चन आई जा रहा है, कोई नहीं, अब नहीं आता, रोक देते हैं। वैल्यू 1 प्लस, ठीक है, और उसके बाद दीजिए इनपुट। 43 है, वो सारा जीरो होगा। सॉरी, फॉल्स होगा भाई, 43 अभी कह के हटे हैं सारे, मैं 42 लिख रहा हूँ। तब हमें कुछ कुछ ऑपरेटर समझ आना शुरू हो गए हैं कि भाई प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, डिवीजन हो सकती है। और अगर लॉजिकल ऑपरेटर में से आ गया, लेस देन ग्रेटर देन में से, इक्वल टू में से आ गया, तो उसी वक्त हमें पता बुलियन आ जाएगा। और उसके बाद एंड और या नॉट में से कुछ आ गया तो उसका भी हमें आइडिया होगा कि क्या क्या है। जी जी। अच्छा, एक ऑपरेटर है कंकैटिनेशन ऑपरेटर, इसका सिंबल है प्लस। एक प्लस है और भी यहाँ, लेकिन फिलहाल के लिए प्लस। where value is equal to 21, where answer is equal to value plus 1। क्या आएगा? 211 आएगा। 211 क्यों आएगा? क्योंकि जो हमारे पास वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, तो अब वो स्ट्रिंग में नंबर ऐड नहीं करेगा, वो नंबर जोड़ेगा, वो साथ ला के जोड़ देगा। अगर मैं इसे सेव करता हूं तो 211।
अब वो जोड़ रहा है नंबर, नंबर ऐड नहीं कर रहा, मतलब 21 प्लस 1 नहीं करेगा, 21 को उसके साथ अटैच कर रहा है, जोड़ रहा है। जी जी, -1 करेंगे तो -1 पे काम कर जाएगा, -1। यही तो जावास्क्रिप्ट के मजे हैं। स्ट्रिंग में से कैसे मैंने माइनस कर दिया, ये जावास्क्रिप्ट के मजे हैं, लेकिन अगर हम जावास्क्रिप्ट में होते हैं, अभी ये नीचे रेड लाइन आ रही है ना, ये रेड लाइन पे नहीं आनी थी और ये कोड चल जाना था, इसीलिए टाइपस्क्रिप्ट बनाई गई। टाइपस्क्रिप्ट बनाने का मकसद ये था कि भाई वो स्ट्रिंग में ऐड नहीं करेगा, स्ट्रिंग में जोड़ देगा, लेकिन स्ट्रिंग से माइनस कर देगा, मल्टीप्लाई भी कर देगा। उसके लिए डिफरेंट चीजें आती हैं, पार्सेंट करके, ये वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट हमें ये सहूलत देती है कि वो ऑटोमेटिकली टाइप चेक कर रही है और हमें नीचे एरर दे रही है। अब एरर के बाद भी वो क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि हमने रूल्स में ये चीज़ डिफाइन की हुई है। बाय डिफॉल्ट जो टी एस कन्फिग जेसन है, जिसमें सारे रूल्स आते हैं, उसमें चीज़ डिफाइन है कि अगर कोई टाइप एरर आ रहा है तो ये कोड चल जाए। क्योंकि अभी हम लोगों ने उन रूल्स को पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं वो रूल्स खोल के आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए हमें इतना पता होना चाहिए कि एरर के बावजूद क्यों चल रहा है, क्योंकि रूल्स में लिखा हुआ है कि भाई चल जाए तो चल। प्लस नहीं होगा, सिर्फ प्लस नहीं होगा, माइनस भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा। तो अब अगर हमें दो स्ट्रिंग्स को कंकेटिनेट करना है, तो फिर वहां पे ये आए प्लस का साइन। अब हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा जी, ओके। val1 प्लस val2 प्लस 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 val माइनस माइनस val1 और क्या आंसर आएगा? 64 है। 64 कैसे आता है वो देख लेते हैं। 21 और 24, सॉरी 21 और 23, 44। पहले माइनस है तो 21 का 20 हो गया, और 44 प्लस 20 64 आ गया। इक्वल टू, चेंज हो गया। किसी वक्त भी कहते हैं ना कि वो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, हालात बदल गए, तो किसी भी एक ऑपरेटर से सारी की सारी स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। पहले हमें स्टेटमेंट को समझना है। जब हम इंटरव्यू करने जाते हैं, इंटरव्यू लेने जाते हैं, बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट लिख देते हैं, एक छोटा सा ग्रेटर देन लगा देते हैं, वो बंदा कैलकुलेशन ही करता रह जाता है। तो ये पहले हमने स्टेटमेंट को समझना है कि ओके, इसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं।
अगर कहीं पर भी लॉजिकल ऑपरेटर्स में से आ गया तो इसका मतलब है कि उस आंसर में बुलियन आएगा, ट्रू या फॉल्स, तो उस लिहाज से हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया, हमें ऑपरेटर सारे समझ आ गए जितने रिक्वायर्ड थे, कि इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, डिक्रीमेंट कैसे वर्क कर रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। अब असाइनमेंट देंगे तो वो भी हो जाएगी। नहीं, असाइनमेंट सिंपल हो गई कि भाई आपको 10 वैल्यूज दी हुई हैं टेम्परेचर की, उनको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना है। मैंने पढ़ा दिया। वैल्यू इज इक्वल टू 9 / 5 और फ़ारेनहाइट +32 पढ़ा दिया हमने। सर्कल का एरिया निकालना है, πr², पढ़ लिया हमने। स्क्वायर कैसे लेते हैं ये हमें पता है, पाई की वैल्यू क्या है ये हमें पता है। पैरामीटर कैसे निकालना है, 2πr, वो भी हमें पता है। स्क्वायर का सॉरी स्क्वायर का रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालना है, लेंथ इनटू विड्थ, वो भी हमने पढ़ लिया। इस तरह के आपको असाइनमेंट देंगे मुश्किल मुश्किल, फॉर्मूलाज लिख देंगे, ये नहीं कि मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, या अगर नहीं भी लिखता तो आप वो जीपीटी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि असाइनमेंट सबकी सबमिट होगी इंशाल्लाह, और जिसकी नहीं होगी वो फिर यहाँ पे आके असाइनमेंट करेगा सबके सामने, बगैर जीपीटी। और आज ही सेंड कर दें, चलें मैं कोशिश करता हूँ आज ही सेंड कर। नहीं, असाइनमेंट तो मैंने उसी वक्त बता दी थी, फॉर्म लेट से किया। जी जी। तो ये भी हमने एक ट्रिक दी हुई है ना कि किसी वक्त फॉर्म आ सकता है। नहीं नहीं, ग्रुप भी देख लिया, लेकिन मेरे माइंड में भी था, बात अगर फॉर्म बना होता है हम सेंड आधा घंटा पहले करते हैं। ये भी काम हम कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फॉर्म देख के याद आती है। चले कोई नहीं। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि भाई ठीक है, अब हमें ये भी पता चल गया ऑपरेटर्स आ गया, अब हमें ये भी पता चल गया ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे ये भी पता चल गया कि भाई ट्रू और फॉल्स करके एक वैल्यू है बुलियन की। बुलियन डाटा टाइप है जिसकी वैल्यू होती है ट्रू या फॉल्स। अब कंडीशन करके कोई एक चीज होती है, अगर ये ट्रू है तो ये हो, अगर ये ट्रू नहीं है तो ये, अगर ये फॉल्स है तो ये ना। अगर हम आम जुबान में बात करें कि भाई अगर मैनेजमेंट का मैसेज नहीं आया तो मतलब क्लास होगी, अगर आ गया तो छुट्टी है। अगर मैं बाजार गया तो एक नया सूट खरीदूंगा। अब इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर हम लोग डिजिटल वोटिंग मशीन की बात करें तो अगर एज 18 से ग्रेटर, अगर हम लोग पास फेल की बात करें तो नंबर 33 से ग्रेटर, 33% से, और इवन सारी चीज़ें चेक कर। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जब कोई कंडीशन सही हो तो एक कोड चले, और जब कंडीशन गलत हो तो वो कोड ना चले। अब मसला ये है कि भाई मैं एक और बना लेता हूँ और या इसी में लिख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में दोबारा से। अब हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि भाई कोड चले या ना चले। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई जब मैं कोड चलाता हूँ, जैसे console.log टेस्टिंग द प्रोग्राम, बिल्कुल टॉप पर
अच्छा मैंने कुछ सेंटर में रख दी है, कुछ बिल्कुल टॉप पे रख दी, जैसे ही मैं सेव करता हूँ सारा प्रोग्राम चल रहा है। अब कंडीशन सही या गलत का नहीं पता। अब अगर मैं कंडीशन लगाऊंगा तो सारे प्रोग्राम पे लगेगी, और अगर नहीं लगाऊंगा तो सारे पे नहीं लगेगी, क्योंकि प्रोग्राम सारा चल रहा है। कि जितना भी हम लोगों ने कोड लिखा है इस फाइल में वो सारा का सारा एग्जीक्यूट हो रहा है। अब चूंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कमेंट की हुई है इसलिए हमें सारी आउटपुट नजर नहीं आ रही, लेकिन जितने वेरिएबल बनाए हैं वो रैम में जाके जगह रिजर्व कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। अब मेरे पास जो कंडीशन है, या मैं जो चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि भाई इस कोड को ना किसी तरह डिफाइन कर सकूँ कि भाई इतना कोड चले। अगर कंडीशन सही है तो इतना कोड चले या ये वाला कोड चले। अब अगर मैं कहता हूँ कि भाई अगर कंडीशन सही है तो ये कोड चले, तो सबसे पहले तो मुझे अपने प्रोग्राम को ये या अपने सिस्टम को ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि भाई इतना कोड का हिस्सा तुमने चला। अब सिस्टम को नहीं पता कि भाई इफ के बाद कौन सा हिस्सा कोड का चला। अगर सिस्टम को पता होता तो फिर हमें स्ट्रिंग के साथ इन्वर्टेड कॉमा देने की भी जरूरत नहीं। सिस्टम को नहीं पता, सिस्टम को हमने बताना है कि भाई ये वाला कोड का हिस्सा है जो तुमने एग्जीक्यूट करना है अगर एक सर्टेन कंडीशन सही हो जाती है। अब वो पार्टीशन बनाने के लिए ना पूरे कोड के दरमियान हम कोड के ब्लॉक्स बना लेते हैं। बाय डिफॉल्ट जो पूरा कोड है या जो पूरी फाइल है हमारी वो कोड की फाइल है, लेकिन उसके अंदर हम लोग छोटे छोटे ब्लॉक्स बना लेते हैं जिन ब्लॉक्स के लिहाज से चीजें एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। जैसे यहाँ पर अब पूरी सीलिंग में लाइट्स लगी हुई हैं, लेकिन लाइट्स चलती कैसे, कॉलम वाइज, एक कॉलम की दूसरे कॉलम की और तीसरे कॉलम। अब इसी तरह हमें अपने सिस्टम को बताने के लिए कि भाई सिस्टम का कोड एग्जीक्यूट कैसे हो, एक लाइन एग्जीक्यूट हो, 10 लाइन एग्जीक्यूट हो, 15 लाइन एग्जीक्यूट हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि भाई अगर किसी बंदे ने ई कॉमर्स पर ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस कर दिया, तो सबसे पहले तो एक कंफर्मेशन ईमेल चली जाए उस बंदे को, फिर एक ईमेल हमें आ जाए कि भाई ऑर्डर आया है, एक ईमेल चली जाए क्या से कहते हैं वेयर हाउस वालों को कि ये ऑर्डर आया है ये निकालो। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम लोग कहते हैं कि भाई ईमेल चली जाए। फिर एक ईमेल हम लोग कहते हैं कि भाई अगर उसने ऑनलाइन पेमेंट की है तो उसकी कंफर्मेशन की भी ईमेल आनी चाहिए। तो अब ये भी हमारे माइंड से निकल गया कि जो कंडीशन लगाई है उससे अगली वाली लाइन चल जाए। क्योंकि एक तो ये होता है ना कि भाई मैंने एक कोड बनाया है कि भाई अगर ईमेल पासवर्ड सही है तो अगले पेज पे चला जाए, तो मैंने कंडीशन लगाई कि इफ ईमेल पासवर्ड इज करेक्ट, उससे अगली लाइन में मैंने कोड लिख दिया कि जी होम पेज पे मूव कर, रीडायरेक्ट टू होम पेज। एक लाइन का कोड है, इफ कंडीशन से अगली चल जाएगी। लेकिन अगर ई कॉमर्स में देखेंगे अगर ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया, तीन जानों को ईमेल जानी है, अलग अलग ईमेल है, और कई बार वो फोन में मैसेज भी कर देते हैं कई ईमेल वाले। फिर इसी तरह एक उनकी सेल्स टीम होती है जो कॉल करके कंफर्म करती है कि ये ऑर्डर आपका प्लेस हुआ है, ये कंफर्म है या नहीं है। तो अब इतनी सारी लॉजिक लिखनी है, तो इसका मतलब है कि अगली लाइन में तो एक लॉजिक नहीं, इतनी लॉजिक नहीं आ सकती, क्योंकि एक लाइन में एक लॉजिक आनी है। जैसे हम लोग देख रहे हैं एक लाइन में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अगली लाइन में जाकर उसे प्रिंट करवाते हैं, सेम लाइन में हम डिक्लेयर करके प्रिंट भी नहीं करवा रहे। अब ये मसला है। अब इस मसले को हल करने के लिए सबसे पहले तो हमें डिवीजन करनी पड़ेगी अपने कोड की, कि भाई इतना हिस्सा, वो चाहे एक लाइन, चाहे 10 लाइन है, चाहे 50 लाइन, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि भाई इतना हिस्सा कोड का इतना पोर्शन एग्जीक्यूट हो। जैसे हम लोगों ने अभी एग्जांपल ली कि लाइट्स लाइट्स बटन के साथ कनेक्ट है, तो वहां पे हम लोगों ने सेट किया हुआ कि भाई ऑन द प्रेस ऑफ दिस बटन इन सारी लाइट्स में से इतना पोर्शन ऑफ लाइट्स जल जाए, यानी पहले कॉलम की चल जाए, दूसरे की चल जाए, तीसरे की चल जाए एंड सो ऑन। अब वो डिवीजन करने के लिए जो हमारे पास हमें जो टूल दिया है या जो पावर दी है जावास्क्रिप्ट ने या डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने, वो है कर्ली ब्रैकेट्स। कि अब इसके अंदर जो मैं कोड लिख रहा हूँ ना वो एक स्पेशल कोड, वो किसी उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे HTML में एक डिव है कि हम उसको कंटेनराइज कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर का, इसी तरह यहाँ पर हम एक ब्लॉक बना लेते हैं।
कि भाई ये हमने ब्लॉक बना लिया, अब इस ब्लॉक के अंदर या इस डब्बे के अंदर ना जितना भी कोड आ रहा है वो एग्जीक्यूट कर, कोड सारा ही एग्जीक्यूट हो, कोड सारा ही चलेगा जब तक हम लोग इसके ऊपर कोई टूल नहीं लगाते। लेकिन अब हमें पता चल गया कि भाई ये वाली चीज पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई इतने से लेके इतना कोड। अब इस कोड के साथ मैं कोई स्पेशल टूल लगाकर कोई ऐसा काम कर सकता हूँ कि ये चले या ना चले, बाकी सारा कोड तो चलेगा ही चलेगा। अब चले या ना चले में तो एक तो हमारे पास आ गई चीज कमेंट्स, कि हम कमेंट कर देंगे तो कोड नहीं चलेगा, और एक है हमारे पास कंडीशन। कंडीशन कमेंट क्या है कि अगर हमने कमेंट कर दिया तो वो कोड चलेगा ही नहीं। कंडीशन हमें ये फैसिलिटी देती है कि सर्टेन हालात में चलेगा और सर्टेन हालात में नहीं चलेगा, यानी चंद हालातों में कोड चल जाएगा, चंद में नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि भाई अगर हम पास हो गए तो हमें नया 1 to 5 मिलेगा, गोल्ड एडिशन। तो अब ये चीज अगर हम कमेंट कर देंगे तो ये कभी होगी नहीं, ये कभी चलेगा ही। अगर हम कंडीशन लगाएंगे तो फिर हमारे पास एक जिसे कहते हैं ना कि होप होगी, उम्मीद होगी कि अगर मैं पास हो गया, मेहनत की, तो 1 to 5 आ सकता है। अगर कमेंट हो गया तो उम्मीद ही मर गई, सारा कुछ खत्म। तो अब उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो कंडीशन लगाने के लिए हमें ये पता चल गया कि भाई इतना हिस्सा हमें कंडीशन पे चलाना है, तो वो हमने बता दिया कि भाई राउंड ब्रैकेट्स, सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स। अच्छा, जब भी कर्ली ब्रैकेट लगानी है, जब भी कोई टूल अप्लाई करना है टाइपस्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट का, तो वो अप्लाई करने का एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स है कि कर्ली ब्रैकेट जिस कोड के ऊपर वो आपने टूल अप्लाई करना उसके इर्द गिर्द लगा दो। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई कंसोल डॉट लॉग यूल गेट अ 1 to 5। अब अगर मैं इसे सेव करता हूं तो हमारी बाकी सारा कोड तो चल रहा है, ये भी चल गया। अब ब्लॉक बनाने का हमें क्या फायदा हुआ? ब्लॉक बनाने का फायदा ये है कि हम इस ब्लॉक के ऊपर टूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर जब तक कोई टूल अप्लाई नहीं किया तब तक ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब वो टूल क्या है? वो टूल है, उसका नाम है कंडीशन। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर या टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ सिंटैक्स ये है कि जब भी आपने कोई टूल अप्लाई करना है, उस टूल को अप्लाई करते वक्त आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो कोड जिसके ऊपर टूल अप्लाई करना, उससे पहले राउंड ब्रैकेट्स, और उससे पहले हम लोग लगाएंगे कीवर्ड। कीवर्ड या रिजर्व वर्ड वो लफ्ज जिससे लैंग्वेज को पता लगेगा कि ओके ये वाला टूल अप्लाई होने लगे। जैसे वैर का टूल था वेरिएबल को यानी रैम में जगह रिजर्व करने के लिए, रैम में जगह रिजर्व करनी है तो उसके लिए लैंग्वेज ने कहा कि भाई वैर लगा दो। इसी तरह अगर कंडीशन लगानी है तो इफ का टूल है। अच्छा, अब राउंड ब्रैकेट में हम कंडीशन बताएंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड सिंटैक्स, कीवर्ड, कंडीशन, नहीं कंडीशन का हम लोग देखते हैं ना कि क्या क्या कर सकते हैं। और नीचे हमारे पास जो कोड जो हमें एग्जीक्यूट करना है। कंडीशन का मतलब है ऐसी स्टेटमेंट जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स है। हमें यहाँ पर ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है जिसका आंसर बुलियन है, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। अब मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूं भाई ट्रू, कोड एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं कर देता हूं फॉल्स, कोड नहीं चला। तो अब हमें ये पता चल गया कि भाई अगर कंडीशन जहां पर आनी है राउंड ब्रैकेट्स में, वहां पर ट्रू आ रहा है तो चलेगा, अगर फॉल्स आ रहा है तो नहीं चलेगा। अब ट्रू कैसे आता है और फॉल्स कैसे आता है वो हमें पता। सबसे पहले ट्रू और फॉल्स कैसे आएगा, जैसे हम लोगों ने कर लिया, डायरेक्टली लिख दिया।
दूसरा ये है कि मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दूँ ट्रू और फॉल्स, और वो वेरिएबल यहाँ पे लगा। तीसरी, अभी हम लोग इतनी प्रैक्टिस करके हटे डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ, लिख दी लंबी सारी स्टेटमेंट और लेस देन लगा के और क्या ट्रू आ गया या फॉल्स आ गया। तो अब हमें इतना पता है कि जब भी लॉजिकल ऑपरेटर आना है तो उसका आंसर बुलियन में आए, तो वो हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ प्ले करें कि भाई अगर लेट से मार्क्स हम लोग कर लेते हैं और एक वेरिएबल बना लेते हैं वेर मार्क्स इज इक्वल टू लेट से 50 ले लेते हैं। अगर मार्क्स ग्रेटर हैं 33 से तो ट्रू है, ये कोड एग्जीक्यूट हो। और अगर नहीं चले, अब चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अब नहीं क्यों चलेगा हम देखते हैं। 50 33 के बराबर है या नहीं? नहीं है। मैं उसको यही कहा कि भाई 50 33 के बराबर नहीं है। अब मैं ये सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ? सच बोल रहा हूँ। उसने कहा कि भाई ट्रू, तुम सही कह रहे हो कि 50 33 के बराबर नहीं है। लेकिन जब बाहर मैंने लगा दिया नॉट का, उसने कहा कि नहीं भाई तुम झूठ बोल रहे हो, और उसने उसको फॉल्स करके आगे हमें कंडीशन नहीं चला दी। यहाँ तक क्लियर है? चलें फिर आज यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट यहाँ तक का क्वेश्चन जो ऑपरेटर्स पढ़े हैं या इफ कंडीशन का इंट्रोडक्शन देखा है उसमें। भाई लैंड करके थी वो जावास्क्रिप्ट का ही एक बनाया है उन्होंने, टॉय ट्री। कंडीशन को समझने के लिए बहुत अच्छी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अब हमें उसमें से कुछ चीज़ें समझ आएंगी। कंसोल डॉट लॉग की जगह उसने कर दिया बोल भाई। तो जब भी कोई चीज़ स्क्रीन पर प्रिंट करवानी है बोल भाई। वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है भाई ये है ए टी। और अगर कंडीशन लगानी है तो अगर भाई बी बराबर है ए के तो बोल दे, नहीं तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, वरना ये भी आपको समझा देते। अभी हम लोगों ने इतना ही पढ़ी, ये नहीं तो वाला हिस्सा भी आएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इफ से ही स्टार्ट करेंगे, इफ का थोड़ा सा रिवाइज करके और आगे इंशाल्लाह मूव करेंगे। असाइनमेंट्स, असाइनमेंट में अभी देख लेता हूँ, मेरे पास कहीं सेव ही होंगी।